एक खबर जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। आप कोरोना के बाद, क्योंकि लगभग पूरी दुनिया ही कोविड की चपेट में आई है और ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवाई, लेकिन जब कल खबर ये सामने आई कि यूके की एक कोर्ट में कंपनी जिसने कोविशील्ड बनाई है, एस्ट्राजेनेका, उसने ये बात स्वीकार कर ली है कि उसकी वैक्सीन से साइड इफेक्ट हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा ये है कि खून के थक्के शरीर में बन रहे हैं, जिससे या तो ब्रेन स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक की संभावना बनती है। तो ये जो खौफ है लोगों के मन में, ये इस वक्त इस कदर बैठा हुआ है कि लोग ये सर्च करके परेशान हैं कि अगर ऐसा हो सकता है तो इससे बचने के क्या उपाय हैं, या फिर कोविशील्ड के कितने दिनों बाद, कितने महीनों या सालों के बाद ये हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो हमने ये सोचा कि इस तमाम गफलत को दूर करने के लिए क्यों ना आपकी बात करवाई जाए लीडिंग हेल्थ एक्सपर्ट से, जो आपको सीधा सीधा बताएं कि क्या है सच, कितनी गफलत है, कितना सच है इन तमाम बातों में। कंपनी ने जो दरअसल बातें कही हैं उसके मायने क्या हैं। अगर आपने कोविशील्ड लगाई है या फिर फॉर दैट मैटर कोवैक्सीन भी लगाई है, तो ये जिन साइड इफेक्ट्स की बात की गई है, आप कितने वल्नरेबल हैं इनकी चपेट में आने से, या फिर ये आपके शरीर में कितने वक्त में दिखेंगे। हमारे साथ हैं दिल्ली एनसीआर के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर अंशुमान। डॉक्टर अंशुमान, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अंशुमान, ये एक बड़ा खौफ है लोगों के मन में। पिछले 48 घंटों में तो मुझे लगता है कि लोग इस वक्त दिन रात एक ही चीज़ सर्च कर रहे हैं, कोविशील्ड वैक्सीन साइड इफेक्ट्स। कोविशील्ड को लेकर के खुद इसे बनाने वाली कंपनी ने कोर्ट में जो बातें कही हैं, जिनमें एक जो प्रोमिनेंटली है टीटीएस की बात कही गई है, खून के थक्के जमते हैं, कितनी सही कितनी गलत, जो लोग डर रहे हैं, किस तरह से डॉक्टर्स ने इंटरप्रेट किया है, क्योंकि आपने तो लगाई भी है, लगवाई भी है। जी बिल्कुल, डिस्क्लेमर के तौर पे, डिस्क्लोजर के तौर पे पहले ये बता दूं, मैंने कोविशील्ड ही लगवाई है और 3 डोज लगी हुई है। चलिए, एक केस स्टडी आपके सामने में, मैंने कोवैक्सीन लगवाई है। अच्छा, बूस्टर डोज और मैक्सिमम डॉक्टर्स ने यही लगवाई है। उसका कारण भी एक है कि भारत में 80% कोविशील्ड ही उपलब्ध थी। कोवैक्सीन का प्रोडक्शन सिर्फ 7 लाख पर मंथ का था, कोविशील्ड का प्रोडक्शन 28 से 30 लाख पर मंथ का था। तो जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, इजीली वही लग रही थी। अब ये करने से पहले मैं ये बताऊं कि कोविशील्ड की डोज भारत में लगभग 175 करोड़ लग चुकी है। 175 करोड़ 175 करोड़ कोविशील्ड की डोज लग चुकी है भारतीय आबादी में। और टोटल डोज 200 से ऊपर हो गई, जिसमें बाकी कोवैक्सीन है, कोविशील्ड 175 करोड़ है। पूरे वर्ल्ड में टोटल वैक्सीन की डोज अभी 1357 करोड़ लग चुकी है। अब इंडिया में क्या कोई स्टडी हुई इसकी जिसमें ये बताया गया वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं नहीं है? आंसर इज यस, स्टडी हुई। 2024 मार्च में आईसीएमआर की स्टडी को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पब्लिक किया, जिसमें लिखा कि कोविड वैक्सीन लगने से कोई भी साइड इफेक्ट, स्पेशली हार्ट डिजीज का साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। ये ऑनलाइन अवेलेबल है। तो पहले तो पैनिक करना बंद करें। वैक्सीन के चक्कर में जो पैनिक हुआ कि पता नहीं क्या हो गया। अब आ जाते हैं उस स्टडी पे या कोर्ट कन्फेशन पे, जो एस्ट्राजेनेका ने कन्फेशन दिया है। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स उस समय अफवाह में भी उड़े थे और कुछ साइड इफेक्ट्स हुए भी थे। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में या तो नहीं देखा गया या वो साइड इफेक्ट्स मिस हुए होंगे। 2 ही पॉसिबिलिटी है, रिपोर्ट नहीं हुई। तो यूके में जो इंडेक्स केस आया, उसके बाद कई केसेज उसके रिपोर्ट में आए। उस केस की स्टडी करने पता चला कि एक प्रॉब्लम हुई जिसको कि कंपनी ने एक्सेप्ट किया। अब देखिए ट्रांसपेरेंसी यूके कोर्ट की, यूके में काम करने वाले कंपनी और वहाँ डॉक्टर्स की, ट्रांसपेरेंटली उसने एक्सेप्ट किया। भारत में आप उम्मीद कर सकती हैं साइड इफेक्ट होगा, उसको दबा दिया जाएगा, चाहे तो हैंड इन ग्लव्स होगा या जो भी रीजन होगा हो जाएगा। और उसने एक्सेप्ट किया थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम हुआ है। अब इसको दर्शकों को समझना जरूरी कि हुआ है क्या ये। सबसे पहले ये समझ लीजिए, बिल्कुल, क्योंकि इसे भी लोग अपने अपने तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं, या फिर अपने अपने तरीके से लोग समझना चाहते हैं कि दरअसल टीटीएस जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट के संदर्भ में, वो क्या है। तो उसको आसान भाषा में पहले डॉक्टर अंशुमान से समझ लीजिए कि ये टीटीएस क्या है। डॉक्टर जी, थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है खून के थक्के का जमना। ये नॉर्मल कोर्स भी है, जब कहीं कट जाए ब्लड क्लॉट बने। लेकिन अगर ये ब्लड क्लॉट ब्लड वेसल के खून की नली के अंदर बन जाए तो उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक क्या हुआ? प्लेटलेट की कमी का हो जाना।
प्लेटलेट की कमी जैसे डेंगू या और बुखार में होता है, जिसके कारण ब्लीडिंग होती है। तो एक साइड ब्लड क्लॉट बन रहा है और एक साइड ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो रही है। तो ये ऐसा हुआ क्यों? वो जो क्लॉट बना उसने प्लेटलेट ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, तो प्लेटलेट कम हुआ और ब्लीडिंग टेंडेंसी हुई, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम। लेकिन ये कहाँ कहाँ हुआ? लोग अपने आप इंटरप्रेट करें इसका मतलब हार्ट अटैक है, ऐसा नहीं है। इसका कहाँ कहाँ थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम मतलब ब्लड क्लॉट कहाँ बना, ब्लीडिंग कहाँ हुई? ब्रेन के ब्लड वेसल में, खून की नलियाँ जो दिमाग को सप्लाई कर रही थी। स्प्लैंकनिंग ब्लड वेसल्स जो पेट में खून की नलियाँ थी उसमें, डीवीटी मतलब डी वेन थ्रोम्बोसिस जो पाँव में खून की नलियाँ जा रही थी उसमें, एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पाँव से क्लॉट डिजॉल्व हुआ, लॉज हो गया जाके लंग्स में। डॉक्टर साहब जैसे कहते हैं कि अगर क्लॉट है खुदा ना खास्ता बॉडी में कहीं पर भी, इट कैन ट्रैवल, वही पल्मोनरी एम्बोलिज्म। हाँ, तो वो तो फिर कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब लंग्स में चला गया। हार्ट में जाने के लिए क्लॉट कहीं से आ सकता है, लेकिन उस क्लॉट को माइग्रेटरी होना चाहिए। दूसरा, हार्ट के अंदर सूजन होना चाहिए, जहाँ पे क्लॉट बने तो हार्ट का अपना क्लॉट डिसलॉज होगा, लेकिन इसकी कोई रिपोर्ट उसमें नहीं दिखाई। डॉक्टर साहब मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि बीते दिनों क्योंकि हमारी लगातार कोविड के बाद से चर्चाएं चल रही हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ, आपसे भी बीच में हमने कई मुद्दों पर बात की, तो ये बात भी कई जगह सामने आई कि एक्सेप्शनली जो दिल की धमनियों में सूजन है या फिर जो उस वॉल की मोटाई है वो बढ़ती हुई देखी गई है कई केसेस में। ये कई जो दिल के मामलों के विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये बात बताई है, ये बात स्वीकार भी की है, कईयों ने ऑन रिकॉर्ड बताई है मरीजों को या कईयों ने ऑफ रिकॉर्ड भी हमसे शेयर की है। लेकिन क्या इसका कोविड से कुछ लेना देना है और इससे ये जो आप जिन क्लॉट्स की बात कर रहे हैं इनका वहां जाकर के अटकना आसान हो जाता है? बिल्कुल, तो सिंड्रोम के बारे में समझा दिया, अब इस पे भी करते हैं। साइंस हर समय आंकड़े की बात करता है, डाटा की बात करता है, एविडेंस की बात करता है। प्रमाण चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए और आंकड़े चाहिए, तीन चीजें चाहिए तब साइंस मानता है। क्या कोई आंकड़ा है कि कोविड वैक्सीन लगने से, किसी भी कोविड वैक्सीन ABC, खून की नलियों में क्लॉट जमा, सूजन आई? आंसर इज नो। अब आम लोगों को कैसे पता? एग्जैक्टली इसीलिए क्लियर करना है इन चीजों को। अब कंफ्यूजन कहाँ है? भारत में एक समस्या होती है, विज्ञान को इग्नोर करके किसी भी चीजों को ब्लर कर देते हैं। कोविड और कोविड वैक्सीन को एक कर दिया। कोविड में हार्ट की धमनियों में खून जमता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सूजन आती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, होता है ऐसा, ये होता है। लेकिन बीमारी में कोविड के दरमियान डॉक्टर हर दूसरा आदमी को तो कोविड बिल्कुल तो उस दरमियान ये कोविड में ये समस्या हुई। डॉक्टर एरिक एरिक्सन जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के एडिटर इन चीफ हैं, उसी समय ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम करके दिखा दिया था कि इंजरी सिर्फ फेफड़े में नहीं है, हार्ट की ब्लड वेसल्स में और शरीर के और जगह। मैं जैसे सर्जन हूँ, जब कैंसर की सर्जरी के लिए फेफड़े के अलावा और भी अंग खोलता तो उसमें सूजन मिलती थी, मतलब इन्फ्लेमेशन कोविड का था। तो कोविड का इन्फ्लेमेशन पूरे शरीर में था, उसके कारण हार्ट में भी हो, उसके कारण ये समस्या हुई। दूसरी समस्या कोविड में हो रही थी मायोकार्डाइटिस, मतलब हार्ट की मांसपेशियां सूज जाती थी और जो हार्ट सिंक्रोनाइज बीट करता है, चलता है, ये जैसे अर्थवर्म केंचुए की तरह फ्लिकर करने लगता है, एरिथमिया, जिसके कारण आप देखते होंगे बहुत सारे वीडियो वायरल हुए कि इंसान नाच रहा है, डांस कर रहा है, कुछ कर रहा है और फेंट करके गिर गया। एरिथमिक हार्ट अटैक, मायोकार्डाइटिस हार्ट अटैक या कोविड इंड्यूस मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसको सिंपल हार्ट अटैक कहते हैं, ये हुआ। इसका वैक्सीनेशन का अभी तक कोई आंकड़ा नहीं आया कि इसमें हार्ट में ब्लड क्लॉट बना है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। तो ये क्लियर करना चाहिए कि वैक्सीनेशन क्या डायरेक्टली संबंध है, इसके लिए रिसर्च की जरूरत है, जो कि हम लोग 5 साल लेते हैं। 5 साल तक हम ट्रैक करते हैं किसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और फिर देखते हैं रिसर्च में क्या कहा। दिस इज ऑलमोस्ट 5th ईयर डॉक्टर साहब। वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज, वैक्सीनेशन को 5 इयर्स ट्रैक करते हैं। हाँ, वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज होने में अभी 2 साल बाकी हैं। तो अगर कंपनी ये बात एक्सेप्ट कर रही है तो उसके ग्राउंड्स क्या है? या फिर अगर जो कंपनी पे दावे किए गए हैं मुआवजा ठोका गया, उसके ग्राउंड्स होंगे? बिल्कुल, 5 साल का आपको रिसर्च वर्क चाहिए। बिल्कुल 5 साल मैं जो कह रहा हूँ, और साइड इफेक्ट्स जिसमें हार्ट अटैक का साइड इफेक्ट और भी हो सकता है, कुछ छुपे साइड इफेक्ट्स हों, उसको ट्रैक करने के लिए कंपनी ने एक्सेप्ट किया। जो दावे ठोके गए थे TTS पे, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम पे। अब TTS में बहुत अच्छी बात जो लोगों को रिलीफ दे सकता है ये है कि पहली डोज में सबसे कॉमन होता था, दूसरी अगर पहली डोज में नहीं हुआ दूसरी डोज में ना के बराबर चांस था। तो पहली डोज लगने के 4 दिन से 42 दिन, समझें जरा, पहली डोज से 4 दिन
से 42 दिन के बीच टीटीएस होता था। और जो केस भी हुआ उन्हीं मरीजों का हुआ जिनको उसी समय समस्या हुई, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, एडमिट हुए, ऑन रिकॉर्ड किया गया, लेकिन 42 दिन के बाद कोई भी केस नहीं देखा गया कि डोज लगने के 42 दिन बाद हुए। तो जो लोग अगर यूं भी समझे डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक आसान तरीके से, कि जिस तरीके से हर एक चीज का या फिर कोई भी वैक्सीन अगर आपको लगती है उसके साइड इफेक्ट का एक विंडो पीरियड होता है, तो अगर खून के थक्के जमने हैं आपके शरीर में या फिर ये इस बात को लेकर कोई भी आशंका थी, पहली डोज अगर आपको लगी है कोविशील्ड की, उसके 4 दिन बाद से लेकर के 42 दिन के अंदर अगर ये होना था तो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब लॉन्ग टर्म स्टडी के बाद फिर मैं क्यों कह रहा हूँ, टीटीएस तो 42 दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन क्या कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है जिसमें यस क्वेश्चनेबल जो भी साइड इफेक्ट्स होंगे 5 साल के ट्रैक के बाद ही हमें पता चलता है ये होगा। अब आप सोचेंगे कि क्या फिर ऐसा क्यों किया गया। कुछ लोग कहते हैं इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया। इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब ये नहीं होता है कि वैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ। इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब लॉन्ग प्रोसेस, अभी तक कोविड से पहले हिस्ट्री वैक्सीन की रही थी कि अर्लीस्ट वैक्सीन मम्स का आया था, वो आया था 4 साल में, लेकिन कोविड के वैक्सीन को 1 से सवा साल में पेशेंट पे लगाना, मतलब इंसान पे लगाना चालू कर दिया। पेशेंट करना उचित नहीं होता है, इंसान पे लगाना चालू कर दिया। तो इमरजेंसी अप्रूवल सेफ्टी ट्रायल के बाद दिया गया था, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट 5 ईयर्स के बाद ही हम कहते हैं। लॉन्ग टर्म रिजल्ट जब आएगा तब हमें देखना होगा, लेकिन उसके लिए दिमाग में ये रखना कि कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। अब आप सोच रहे होंगे फिर हार्ट अटैक के केसेस बढ़े क्यों। पहली बात जागरूकता, क्योंकि अफवाह बहुत 5G की स्पीड से बढ़ती है और विज्ञान 2G की स्पीड से चलता है, तो हर समय 5G की स्पीड ज़्यादा होती है, अफवाह उसमें उड़ाया गया। यही हुआ था पोलियो वैक्सीन के बाद। पोलियो वैक्सीन जब लॉन्च किया गया 1951 में तो इंजेक्शन फॉर्म में था। उसके बाद न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे पोलियो के केसेज वैक्सीन इंड्यूस्ड हुए, तो ये वैक्सीन रोक लगा दी गई। फिर 4 साल और रिसर्च के बाद ओरल वैक्सीन लॉन्च किया गया 1955 में, फिर वैक्सीन सेफ माना गया, फिर इक्के दुक्के केसेज होते थे। अब हमें कंपेयर क्या करना है कि बेनिफिट रिस्क रेशियो, कितने केसेज हम बचा लिए। डेल्टा वेरिएंट आपने देखा था कितना घातक था, और आज हम हर्ड इम्यूनिटी पे है। कोविड का वायरस हमारे समाज में है, लेकिन आम सर्दी खांसी बन के रह गया। ये तभी पॉसिबल हुआ जब हम वैक्सीनेट कर पाए। छोटे साइड इफेक्ट्स भारत में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, अगर यूके में हुए टीटीएस भी, तो ये बेनिफिट में ज़्यादा जा रहा है वैक्सीन और रिस्क इसका कम है। तो इस चीज़ को बैलेंस करना है, पैनिक नहीं करना है। यस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, ऑब्जर्वेशन जरूर करें, सर्विलेंस जरूर करें, अपने यहाँ स्टडी जरूर करें और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट को जरूर चेक करें। हो सकता है ये साइड इफेक्ट हो, हमें मालूम नहीं हो, इसको ट्रैक करना है। चलिए ठीक है, वैक्सीन को लेकर के आपने ये क्लैरिटी ला दी है डॉक्टर साहब। 2 मोटी बातें जो लोगों को समझने की जरूरत है कि देखिए, किसी भी तरीके का वैक्सीन, चाहे आप नवजात शिशु को वैक्सीन लगाना शुरू करते हैं तो ये पहले ही बताया जाता है कि हर वैक्सीन से संबंधित कोई ना कोई साइड इफेक्ट बॉडी में होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज उसी बीमारी की आपकी बॉडी में इंड्यूस की जा रही हैं, डाली जा रही हैं। ऐसे में आपका शरीर उसे किस तरीके से लेता है ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, लेकिन क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ टेस्टिंग और सर्वे के बाद किया जाता है तो ज्यादातर ये समझा जाता है कि जो इंसानी शरीर का अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे रिएक्ट करेगा उस वैक्सीन को लेकर के। इसलिए ज्यादातर लोगों पर इफेक्ट नहीं होता है, बट देन द पॉसिबिलिटी ऑफ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट साइड इफेक्ट इज ऑलवेज देयर, बी इट एनी काइंड ऑफ वैक्सीन। Dr. Anshuman, am I right in this? Now the second thing is there is a window period of side effect, the manifestation of side effect. It can be from the 4 days from the very first vaccine you have been induced to 42 days. 42 days. ये 2 बातें डॉक्टर अंशुमान ने कह दी, लेकिन डॉक्टर साहब एक खौफ लोगों के दिल में है जो आपने भी बोला और जो सामने आया ही, कि कोविड जिन जिन को हुआ है उनका दिल लगभग पहले जैसा तो नहीं रहा। मतलब भावनाओं के स्तर पर हो वो बात अलग है, लेकिन स्वास्थ्य के स्तर पर तो चीजें बदल गई हैं। इसको बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मैं समझाता हूँ। अभी लॉन्ग हॉल सिंड्रोम के बाद, कोविड होने के बाद फॉगी ब्रेन का रिसर्च तो आ गया। फॉगी ब्रेन का बिल्कुल, कि जिनको सीवियर कोविड का इन्फेक्शन हुआ, आईसीयू में रहे, स्टेरॉइड चला या और कोई दवाइयाँ रेमडेसिविर जैसी चली, उनमें देखा गया कि थिंकिंग पावर, मेमोरी, कंसंट्रेशन इसकी कम हुई। ये तो स्टडी आ गया। हार्ट में इन्फ्लेमेशन, ब्लड वेसल में सूजन, क्लॉट्स का बनना, ये भी स्टैब्लिश हो गया। अब लॉन्ग टर्म इसको करने के लिए 2 चीजें जरूरी है। चेकअप तो कराएं,
नंबर 1। नंबर 2, केसेज इतने क्यों बढ़े हार्ट अटैक के? बिल्कुल। क्या सिर्फ कोविड के कारण? लॉकडाउन, जो लोग बचे हुए हैं उनके जनरेशन का एक आश्चर्यचकित करने वाला एक एपिसोड हुआ, जो इंसान को अकेलापन पे छोड़ दिया। मतलब घर में सबके साथ हैं फिर भी अकेलापन है। क्यों? एक प्रोफेशनल के लिए 8 से 10 घंटे घर में रहना, बाकी समय ऑफिस या कहीं दूसरे माहौल में कई लोगों से मिलता है, ये अकेलापन हुआ। एक काल्पनिक दुनिया में जीने लगा। अकेलापन इंसान को खाता है। एक स्थिति हो सकती थी एकाकीपन की, जिसमें मैं और मैं का संवाद होता है, ये नहीं हुआ। और तीसरी स्थिति होती है कैवल्य की, जहां मैं भी शून्य में चला जाता है। ये अति आध्यात्मिक बात हो जाएगी, इसमें इंसान शांत हो जाता है। ऐसा नहीं हुआ, आदमी डिप्रेशन में चला गया। पहला मेंटल स्ट्रेस। वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगा। आप अनेक सीरियल सीरीज देखने लगे और गैजेट्स में घिर गए। घर बैठे थे, सेडेंटरी हैबिट हो गई, तले पकौड़े खाने। और आपने भी देखा हो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें पोस्ट होने लगी कि सिर्फ खाना ही एक काम रह गया था। उसके बाद जो मानसिक तनाव से जब उभर रहे थे, तो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना कि क्या होगा। बहुत सारी जॉब्स गई, बिल्कुल, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, तो वो जो तनाव था वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। डायबिटीज, हाइपरटेंशन का इंसिडेंस बढ़ा। जिनमें था उनमें केसेज इग्नोर हो, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की एग्जैक्टली। और जिनमें ऑलरेडी एस्टैब्लिश था उनको दवाइयां नहीं मिली या डॉक्टर का कंसल्टेशन नहीं मिला, ये बीमारियां बढ़ी। ये सारी चीजें अगर मिलाइएगा और साथ में हार्ट में सूजन और खून की नलियों में थक्का बनना, हार्ट अटैक को बढ़ा दिया। तो अभी जरूरत ये है सर्विलेंस पे रहने की और चेकअप जरूर करा लें। चेकअप में कोई हर्ज नहीं है, अपने कार्डियक प्रोफाइल और फिर से अपने लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को वापस बैक टू बेसिक्स ट्रैक पे लाएं। डॉक्टर साहब, टिप्स ये बता दीजिए कि जिन लोगों को ये डर लग रहा है या जो सोच रहे हैं कि अगर उनका खून गाढ़ा है या फिर 1% भी वो खून के थक्के बनने वाली कंडीशन कभी आ सकती है उनके शरीर में, उपाय क्या है उसका? क्या कोई ऐसी दवाई है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो आदमी खुद शुरू कर सकता है? क्योंकि आप तो स्वास्थ्य की दृष्टि से इन जनरल भी जानकारी रखते हैं और मेडिकल प्रैक्टिशनर तो आप है ही, तो जरा बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए, ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें, ये बहुत घातक हो सकता है। सबसे जरूरी है, अगर कोई भी शक है, चेकअप करा लें। आप अपने फिजिशियन के पास, कार्डियोलॉजिस्ट, चेकअप इसके लिए कराया जाए? फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट चेक करके रिस्क फैक्टर पे कि उनका लिपिड प्रोफाइल क्या है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, नेकलाइन, लिपिड प्रोफाइल में आ गया, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स आ गए, नेकलाइन, वेस्टलाइन। वेस्टलाइन शुड बी लेस देन द चेस्ट लाइन। 2-3 चीजें असेस करें अपना। ये तो आपने बड़ी बात कह दी। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों के लिए आत्ममंथन का सवाल होगा। और अगर इस पे जानना चाहते हैं तो मेल का अगर 38 से ऊपर है नेक लाइन, फीता लगाएं, चेक करें, तो रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज का। वेस्ट लाइन अगर 100 सेंटीमीटर से ऊपर है, 100 सेंटीमीटर कितना हुआ, 34, 36, 90, 40 के आसपास, 40 इंच की पैंट से अगर ज़्यादा पहन रहा है इंडियन मेल तो रिस्क है। महिलाएं 32 नेकलाइन से ज़्यादा और 36 से ज़्यादा कमर, तो ये कार्डियक रिस्क फैक्टर है। तो जाएं, अपना चेकअप कराएं, जिसमें लिपिड प्रोफाइल, जिसमें आपने बताया कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, लिवर फंक्शन टेस्ट, खास करके एएलटी एक जांच है, उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट का ही पार्ट है। अगर एबनॉर्मल है तो फैटी लिवर हो रहा है, ये रिस्क बढ़ाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके कारण आपका ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता है, उसको चेक कराएं। और कोई भी एबनॉर्मलिटी है, सबसे पहली चीज मैं रेकमेंड करूंगा, अपने खाने से किसी भी तरह के शुगर को निकाल दें, शुगर को निकाल दें। और खासकर डायबिटीज नहीं भी है तो भी मैं कह रहा हूं, शुगर, स्पेशली फ्रुक्टोज, जो मीठा है, स्वीट ऑफ द पार्ट ऑफ द शुगर, इज पॉइजन, टॉक्सिन टू द ह्यूमन बॉडी। खाने की बात है डॉक्टर साहब की, मीठे लोगों की भी बात, मतलब जो लोग बहुत अच्छा आपके साथ बाय नेचर है स्वीट होने की कोशिश कर ये डिस्कशन थोड़ा फिलोसफिकल हो जाएगा कि स्वीट ऊपर से हैं, कोटिंग है, इनसाइड है, राइट। people are actually in stress for last 48 hours, more than 48 hours, right, because of this thing. राइट। स्ट्रेस में ना रहें, विज्ञान को विज्ञान की तरह समझें, जजमेंटल ना हों। समस्या हमारे भारत में क्या है कि विज्ञान को जज करने वाले वो लोग होते हैं जो विज्ञान नहीं जानते हैं और सोचने ज़्यादा लगता है, और उसमें कुछ बाबा भी हो जाते हैं। तो वैसा ना करें तो बेहतर होगा, विज्ञान को विज्ञान की तरह से ही रहने दें। ठीक है। डॉक्टर साहब, कोई देसी इलाज बता दीजिए जो लोग, क्योंकि आप तो मतलब ऑर्गेनिक देसी इलाज तो ये ईट रियल फूड। अब फूड का मतलब क्या होता है ये समझें। फूड इज ए सबस्ट्रेट, इंग्लिश डेफिनेशन बताओ, फूड इज ए सबस्ट्रेट विच कंट्रीब्यूट्स ईदर इन ग्रोथ और बर्निंग।
या तो आपके वृद्धि शारीरिक अच्छाई के लिए विकास के लिए करेगा, या बर्निंग मतलब आपको एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो रियल फूड मतलब होलसम फूड इज फॉर होलसम हेल्थ। मोटा अनाज, गेहूं का बिना चोकर निकाला हुआ, राइस बिना रिफाइन किया हुआ, नॉन रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट सब बंद कीजिए, ये कीजिए। कुक योरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके मनोमस्तिष्क मनोभाव के हिसाब से आपका खाना बनेगा। डोंट डिपेंड ऑन द मेड और एनीथिंग, आप उनसे हेल्प लीजिए। कुक योरसेल्फ। कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। सेकंड सी, कोप मतलब अपने आप में एंजाइटी, तनाव, जीलस, बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे काम kरेंगे तो उससे कोप करें। माइंडफुलनेस, सचेतन की अवस्था, जो भी काम करें वर्तमान में जी के वहीं करें। एंड टेक प्रॉपर स्लीप, कोप एंड केयर फर्स्ट फॉर योरसेल्फ। जो कहते हैं जो कहते हैं कि दूसरे ने मोहब्बत नहीं की, प्यार नहीं किया, उनका तो अपने आप से पहले प्यार करो, मोहब्बत करो, फिर दूसरे प्यार कर लेंगे। केयर फॉर योर बॉडी इज द रियल स्टेट, बेस्ट रियल स्टेट। आप घर करोड़ों रुपए का खरीद लें, गाड़ी करोड़ों रुपए खरीद लें, बदल सकते हैं, लेकिन बॉडी अगर खराब हो गई बदल नहीं सकते हैं। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। ये 4 सी का पालन करें, आप स्वस्थ रहेंगे। बेवजह के मेडिकल के मकड़जाल में न फंसें तो भी बेहतर है कि ये होने वाला वो होने वाला। इसको हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस, कि बहुत ज़्यादा आप तनाव ले लेते हैं कि मुझे ये बीमारी होने वाली, ये आपको बीमार कर देगा। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, जांच कराएं, फिट रहिए, ये बेहतर है रादर देन कि आप तनाव में रहें। बिल्कुल। तो चलिए, पूरी उम्मीद ये है कि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, जिनके जवाब आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे पिछले कुछ वक्त से। खासतौर से ये जो खबर सामने आई है कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर के, तो ये डिस्कशन आप गहराई से देखिए, आगे शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है इस बातचीत में जो कई बातें की गई हैं, बताई गई हैं, उन्हें जानने की बहुत 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 सख्त ज़रूरत है। तो ये जो बातें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो डॉक्टर अंशुमान ने बताई हैं। बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत एसेंशियल पॉइंट्स है ये इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। और भी अगर कोई सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं तो फिर से हम डॉक्टर साहब को बुलाएंगे स्टूडियो में और उनसे बात करेंगे, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कोविशील्ड को लेकर अभी भी कोई सवाल है, या फिर कोवैक्सीन को लेकर, या फिर किसी भी स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे को लेकर, वो भी आप बताइए। ये डिस्कशन कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।